नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। तो आज हम जीव विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी अध्याय शुरू करने वाले हैं। कोशिका जीवन की आधारशिला। बिल्कुल, परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो तैयार हैं आप? जी सर, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। जी। देखिए, इस स्लाइड का शीर्षक है कोशिका जीवन की आधारशिला। इसका मतलब है कि कोशिका ही मतलब जीवन का आधार है। जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है ना? जी सर। वैसे ही हमारा शरीर अनगिनत मतलब अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है। और ये जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हाँ, और ये जो दो शब्द है ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक, ये बहुत जरूरी हैं। कुछ जीव जैसे अमीबा, वो तो सिर्फ एक ही कोशिका के होते हैं। सर, मेरा एक सवाल है, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, इसका ठीक मतलब क्या है? मतलब आसान शब्दों में। अच्छा सवाल है। देखो, संरचनात्मक मतलब हमारे शरीर को एक ढांचा देना, जैसे ईंटें दीवार को देती हैं। बिल्कुल। और क्रियात्मक मतलब शरीर के सारे काम करना, सांस लेना, खाना पचाना, सब कुछ। अब जरा यहाँ नीचे दिए एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दीजिए। जी। कोशिका सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा, लिटिल रूम। ये सीधा सीधा सवाल परीक्षा में आ सकता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और जानते हैं कि इस छोटे कमरे को सबसे पहले देखा किसने। ये तो मजेदार होगा। हाँ, तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। हाँ, उन्होंने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क मतलब पेड़ की छाल की एक पतली सी काट को देखा। और उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे बॉक्स दिखे। सही। और उन्हीं बॉक्सेस को उन्होंने कोशिका नाम दिया। फिर 1674 में लुवेन हॉक ने तालाब के पानी में पहली बार जीवित कोशिका को देखा। ओह, अच्छा। और उसके भी बाद 1838-39 में श्लाइडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दी। सर, इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क में देखा था वो एक मृत कोशिका थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वो मृत कोशिकाएं थी। असली जिंदा कोशिका तो ल्यूवेन हॉक ने देखी थी। अब देखिए यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, रॉबर्ट ब्राउन 1831 ने कोशिका के अंदर केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की थी। ये नाम और ये साल दोनों बहुत जरूरी हैं। बहुत अच्छे। अब अगली स्लाइड में कोशिकाओं के दो मुख्य प्रकारों के बारे में जानते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बिल्कुल, कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया, ये प्राचीन और सरल कोशिकाएं हैं। इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। सही कहा। इनका न्यूक्लियस झिल्ली वाला नहीं होता, इनका आकार भी छोटा होता है और झिल्ली वाले अंगक भी नहीं होते। और यूकैरियोटिक? वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे हमारी या पौधों की, ये विकसित कोशिकाएं हैं। इनमें झिल्ली वाला स्पष्ट केंद्रक और दूसरे अंगक भी होते हैं। तो उनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? बहुत ही सटीक सवाल, और इसका जवाब हमारे एग्जाम अलर्ट में है। अच्छा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को केंद्रकाय न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अब कोशिका के एक एक हिस्से को करीब से देखते हैं। अगली स्लाइड है प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। कोशिका का गेट कीपर। हाँ, इसे कोशिका का सुरक्षा गार्ड या गेट कीपर भी कहते हैं। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो उसे बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। बिल्कुल, ये बहुत लचीली होती है और लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। वर्णात्मक पारगम्य? इसका मतलब क्या ये कुछ चुनिंदा चीजों को ही आने जाने देती है? बिल्कुल, ये हर किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलती, सिलेक्टेड चीजों के लिए ही एंट्री है। और इसी गुण से जुड़ा है हमारा एग्जाम अलर्ट। अमीबा इसी लचीली झिल्ली के कारण अपना भोजन निगल पाता है, जिसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। वाह, मतलब झिल्ली इतनी लचीली होती है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के आर पार ये पदार्थों का आना जाना होता कैसे है। जी, विसरण और परासरण। सही, दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, विसरण और परासरण। विसरण यानी डिफ्यूजन, इसमें गैसें जैसे CO2 और O2 ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती हैं। मतलब जहां ज्यादा भीड़ हो वहां से कम भीड़ की तरफ। एकदम सही। और परासरण यानी ऑस्मोसिस में जल के अणु झिल्ली के आर पार जाते हैं। इसमें दो स्थितियां बनती हैं, अल्प परासरण दाबी
और अति परासरण दाबी। हाँ, हाइपोटोनिक विलयन में कोशिका फूल जाती है और हाइपरटोनिक विलयन में कोशिका सिकुड़ जाती है। सर, क्या आप इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण दे सकते हैं? क्यों नहीं, और आपका उदाहरण सीधा हमारे एग्जाम अलर्ट से ही है। अच्छा। किशमिश का पानी में फूलना परासरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब किशमिश फूलती है तो वो अल्प परासरण दाबी स्थिति का ही उदाहरण है। बहुत बढ़िया। अब अगली स्लाइड पर पौधों की कोशिकाओं के एक खास हिस्से, कोशिका भित्ति, के बारे में जानते हैं। सेल वॉल, पौधों का सख्त कवच। हाँ, दी आर्मर। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं, कवक और बैक्टीरिया में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में नहीं होती? नहीं, ये प्लाज्मा झिल्ली के भी बाहर होती है और बहुत सख्त होती है। ये सेल्यूलोज की बनी होती है और पौधों को मजबूती देती है। इसमें एक और शब्द है, जीव द्रव्य कुंचन। हाँ, प्लाज्मोलिसिस। जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकलता है तो वो अंदर से सिकुड़ जाती है। इसी को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। सर, तो क्या ये कोशिका भित्ति ही है जिसकी वजह से पौधे इतने मजबूत होते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है और यहीं पर एग्जाम अलर्ट देखिए। जी। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। चलो, अब कोशिका के हेडक्वार्टर यानी द बॉस की बात करते हैं। अगली स्लाइड है केंद्रक। न्यूक्लियस। हाँ, केंद्रक कोशिका के सभी कामों को कंट्रोल करता है। इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और डीएनए में माता पिता के गुण होते हैं? बिल्कुल, जो अगली पीढ़ी में जाते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन यानी जीन कहते हैं। सर, ये क्रोमोसोम कोशिका में हर समय ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसा चित्र में, मतलब एक्स शेप्ड में? बहुत अच्छा सवाल। नहीं, और इसका जवाब हमारे एग्जाम अलर्ट में है। अच्छा। क्रोमोसोम केवल कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के समय ही छड़ाकार रॉड शेप्ड दिखाई देते हैं। बाकी समय ये धागे जैसी संरचना के रूप में होते हैं, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। बेहतरीन। अब कोशिका के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और फैक्ट्री पर चलते हैं। अगली स्लाइड है अंतद्रव्यी जालिका यानी ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, ईआर झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बड़ा तंत्र है। ये दो प्रकार की होती है। एक है आरईआर, मतलब खुरदरी। इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। एकदम सही। और दूसरी है एसईआर यानी चिकनी। ये वसा और लिपिड बनाती है। और ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है। हाँ, कोशिका के अंदर पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम भी करती है। सर, इन्हें खुरदरी और चिकनी क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ राइबोसोम के होने या न होने की वजह से? बिल्कुल सही, राइबोसोम की वजह से ही आरईआर की सतह खुरदरी दिखती है। अब इस एग्जाम अलर्ट को ध्यान से देखिए। ओके। यकृत की कोशिकाओं में एसईआर विष और दवा को निराविषीकरण, डिटॉक्सिफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एक बहुत ही जरूरी फंक्शन है। बहुत अच्छे। अब कोशिका के पैकेजिंग और डिस्पैच विभाग को देखते हैं। अगली स्लाइड। गोल्जी उपकरण, गोल्जी अपैरेटस। हाँ, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका मुख्य काम है ईआर में बने पदार्थों को पैक करना और रूपांतरित करना। और ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनाता है। सही। और पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर भी भेजता है। सर, ये ईआर में बने पदार्थों को पैक कैसे करता है और क्यों? ये उन्हें छोटी छोटी थैलियों, जिन्हें पुटिकाएं कहते हैं, उनमें पैक करता है ताकि उन्हें सही जगह पर बिना खराब हुए भेजा जा सके। अब इसका एक और बहुत जरूरी काम देखिए। एग्जाम अलर्ट में गोल्जी उपकरण लाइसोसोम को भी बनाने में मदद करता है। सही। तो चलिए अब उसी लाइसोसोम के बारे में जानते हैं जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगली स्लाइड। लाइसोसोम, ये नाम तो मैंने सुना है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। मतलब ये कोशिका को साफ रखते हैं। बिल्कुल। ये बाहरी पदार्थों जैसे बैक्टीरिया और टूटे फूटे अंगों को पचाकर कोशिका को साफ रखते हैं। पर जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। सर, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। एकदम सही, और यही हमारा एग्जाम अलर्ट भी है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब कोशिका के बिजली घर यानी पावर हाउस पर चलते हैं। अगली स्लाइड है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, ये कोशिका को जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी के रूप में। सही।
ये ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है, जिसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहते हैं। इसकी भीतरी झिल्ली बहुत वलित मतलब फोल्डेड होती है ताकि एटीपी बनाने के लिए ज्यादा जगह मिल सके। और इसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। हाँ, और ये सबसे अद्भुत बात है। सर, इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होने का क्या मतलब है? क्या ये बाकी कोशिका से अलग है? ये एक तरह से सेमी ऑटोनॉमस अंगक है और इसका मतलब सीधा हमारे एग्जाम अलर्ट में बताया गया है। अच्छा। माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकता है क्योंकि उसके पास अपना डीएनए होता है। बहुत अच्छे। अब कोशिका के रसोई घर और गोदाम की बात करते हैं। अगली स्लाइड। प्लास्टिड और रसधानियां। सही। प्लास्टिड केवल पौधों में होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, तेल और प्रोटीन जमा करता है। और रसधानियां वैक्यूल्स। रसधानियां ठोस या तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती हैं और कोशिका को कठोरता देती हैं। जंतुओं में छोटी होती हैं। हाँ। सर, क्या प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खास हैं? बिल्कुल, आपने सही सोचा। हमारा एग्जाम अलर्ट यही कहता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। चलिए, अब हमारी आज की और बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड पर चलते हैं। नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं? कोशिका विभाजन से। हाँ, नई कोशिकाएं कोशिका विभाजन से बनती हैं। ये दो तरह का होता है। एक है सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। ये वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। सही। इसमें एक मां कोशिका से दो समान कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या भी समान रहती है। और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, जो प्रजनन के लिए होता है। इसमें एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। सर, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों हो जाती है? ताकि प्रजनन के समय जब नर और मादा कोशिकाएं मिलें तो नई संतान में गुणसूत्रों की संख्या सही बनी रहे, मतलब दोगुनी ना हो जाए। अच्छा। और इसी से जुड़ा है हमारा एग्जाम अलर्ट। युग्मक यानी गैमीट्स बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस की आवश्यकता होती है। तो आज हमने कोशिका के बारे में बहुत कुछ सीखा। जी सर, आज सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया। बहुत अच्छा। इसे दोहराते रहिएगा। उम्मीद है कि आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। धन्यवाद सर। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मुझे आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। जी। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं।